Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. Formal methods to detect heteroscedasticity में आज हम further two methods जो हैं वो study करेंगे. The first one is Spearman rank correlation. Spearman rank correlation ये सबसे easy test जो है और most commonly use भी होता है. So just like the previous methods उन्हीं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम फॉलो करेंगे. स्टेज 1 और स्टेप 1 सबसे पहले हमने क्या करना है, रिग्रेस द रिक्वायर्ड रिग्रेशन. जो आपका रिग्रेशन मॉडल है उसको आप रिग्रेस कर लें. y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा के एक्स के प्लस एरर टर्म. मॉडल रिग्रेस करने के बाद यू हैव टू ऑब्टेन एरर टर्म्स. ठीक है, आपने एरर टर्म्स कैलकुलेट कर ली, ये आपकी स्टेज 1 होगी. देन एट द स्टेज 2 और द स्टेप 2 आपने रैंक करना है, बिकॉज दिस इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. सो यू हैव टू रैंक द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो आपके पास x हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. रैंक द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड एरर टर्म्स. ठीक है, जो आपने यहाँ से एरर टर्म कैलकुलेट की थी आप उसको रैंक करेंगे और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसको रैंक करेंगे. ठीक है, और रैंक करने के बाद यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d. वैल्यू ऑफ d इज़ रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ e. यानी ये डिफरेंस है. और यहाँ पर आपने जब रैंक करना है x और e को तो आपने नेगेटिव साइन भी, क्योंकि एरर टर्म्स में मोस्टली नेगेटिव साइन भी होते हैं और पॉजिटिव साइंस भी होते हैं. तो जब आपने रैंक करना है इग्नोर नेगेटिव साइन. ठीक है, नेगेटिव साइंस जो हैं वैल्यूज़ के वो आप इग्नोर कर दें और उसको रैंक कर लें. फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव x एंड e. आपके पास 2, 4, 3, 5 ये x की वैल्यू हैं और एरर टर्म आपके पास है -0.8, 1, -1 एंड -0.7. ठीक है, ये एक रफ़ हमने एरर टर्म्स लिए जिसमें कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं. तो जब आपने इसको रैंक करना है देन दैट इज़ आप अच्छा रैंकिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूँगी. दैट इज़ 1 रैंक ऑफ x. ठीक है, दैट इज़ 1 देन 2 देन 3 एंड 4. ये आपके पास आ गई वैल्यू रैंक ऑफ x की. इसी तरह हम रैंक ऑफ e को जो है वो करेंगे. अभी यहाँ पे हम टाइड रैंक नहीं कर रहे इसलिए मैंने वैल्यू चेंज की है. अगर आप इसको करें तो दैट इज़ 0.71. तो ये रैंक 1. इसके बाद दैट इज़ हैविंग रैंक 2, दैट इज़ हैविंग रैंक 3 एंड दैट इज़ हैविंग रैंक 4. अब यहाँ पर हमने नेगेटिव साइंस जो है उनको इग्नोर कर दिया है रैंक करते हुए. यहाँ पर ये आपके पास रैंक ऑफ ई आ गया. अब आपने डी कैलकुलेट करना है, दोनों को माइनस कर दें. देन यू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ई एंड रैंक ऑफ एक्स, दोनों को माइनस किया देन यू गेट द वैल्यू डी. अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, यानी ये तो सिर्फ एक x में था. इफ़ यू हैव x1 एंड x2, आपका मॉडल है y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एरर टर्म. तो आप एक दफ़ा d कैलकुलेट करेंगे, रैंक ऑफ x1 माइनस रैंक ऑफ e, ये आपके पास d1 आ जाएगा. इसी तरह d2 दैट इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ x2 माइनस रैंक ऑफ e. ठीक है, दोनों की डिफरेंस जो हैं वो आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और जितने आपके पास d की वैल्यूज़ होंगी उतनी ही स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे. इस तरह से आपके पास हर वेरिएबल का अलग से रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको रिज़ल्ट से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि विच वेरिएबल इज़ कॉजिंग हेटेरोस्क्लेरोसिस और विच वेरिएबल हैज़ द रिलेशनशिप विद द एरर टर्म.
तो इस तरह से अलग अलग डी की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। देन वी मूव टूवर्ड स्टेज 3। अब स्टेज 3 में हमने कैलकुलेट करनी है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको पता है यहाँ पे हम जो है वो स्पीयर में टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें हमने जो वैल्यू लेनी है स्पीयर में रैंक कोरिलेशन की, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। ये 1 के नीचे फ्रैक्शन नहीं है, आई राइट इट अगेन 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। अब डी की ये वो वैल्यू है जो आपने ऊपर रैंक के डिफरेंस से कैलकुलेट की है, ठीक है, और ये एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पर आपने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट कर ली। अगर आपके पास यू हैव मोर देन 1 डी वैल्यूज़ तो आपके पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी RS1 RS2 इस तरह से आएंगी, ठीक है। ये आपके पास आएगी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। देन जब एक दफ़ा हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करेंगे टी स्टैटिस्टिक्स। लेकिन उससे पहले ये देखें कि इट मे बी पॉसिबल कि जो वैल्यूज़ हैं एक्स की या एरर टर्म की वो रिपीट हो रही हूँ। यानी जब मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम रैंक कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को तो हमारे पास टाइड रैंक आ रहे होते हैं, ठीक है। तो टाइड रैंक की सूरत में हमने डी स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करना है फॉर द टाइड रैंक, दैट इज़ इक्वल टू 1/12 टी क्यूब माइनस टी, ठीक है। ये टाइड रैंक का फार्मूला है। टाइड रैंक इसमें टी इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइज, ठीक है, कि आपके पास कितनी दफ़ा एक ही नंबर में टाई आ रहा है। फॉर एग्जांपल यू हैव रैंक ऑफ एक्स 4 4 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 4 में भी टाई आ रहा है और 3 में भी टाई आ रहा है। जब आप इसको रैंक करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये एक्स है, जब आप इसको रैंक करेंगे यू हैव 1 2। अब इसका रैंक और इसका रैंक सेम है तो हम क्या करेंगे, rank of this 3 and 4 we will sum up 3 plus 4 and divided by 2, you have 7/2, then the rank will be equal to 3.5। तो इसका रैंक आ गया 3.5 and 3.5। अब 4 रैंक हो चुके हैं, then you have rank 5 and 6। तो आप 5 and 6 को एड अप करेंगे you will get 11। 11 को आप डिवाइड करेंगे 2 पे, then you get about 5.5। तो इनका रैंक आ गया 5.5। अब आपने टाइड रैंक को जो है वो देखा कि आपने जब x की वैल्यूज़ को रैंक किया देन यू हैव टाई रैंक्स। इस कंडीशन में टाई रैंक्स को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक तो आपके पास सिंपल डी आ जाएगा, दूसरा टाइड रैंक्स के लिए नंबर ऑफ़ टाइज। अब 3.5 में कितनी दफ़ा टाई हो रहा है, 2 टाइम्स, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स। तो आप एक दफ़ा 3.5 के लिए टाई कैलकुलेट करेंगे प्लस एक दफ़ा आप 5.5 के लिए जो है वो टाई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी आपके पास एक दफ़ा D1 स्क्वायर आएगा और यहाँ पर D2 स्क्वायर, 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आप पहले बहुत डिटेल में जो है वो स्टडी कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। सो इस तरह से पहले हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट किया। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में टी कैलकुलेटेड जो है वो अप्लाई करेंगे। टी कैलकुलेटेड इज़ इक्वल टू स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन n-2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस RS स्क्वायर, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से आप टी कैलकुलेटेड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देन इन द स्टेज 4, ठीक है, स्टेज 4 में हम जो टेबुलेटेड वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला α/2 एंड न्यू आपके पास जो है दैट इज़ इक्वल टू n-2, ठीक है। एंड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आप इसको माइनस करेंगे और अल्फ़ा अगर आपके पास 5% है तो आप इसको 2 पे डिवाइड करके आप टी की टेबल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देन इन द स्टेज 5 यू विल मेड अ कंक्लूजन, ठीक है। तो
कंक्लूजन सेम है, इफ़ टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन टी टैबुलेटेड, ठीक है, यानी ये अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू स्मॉलर है और यहाँ जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में यू आर क्वाइट एबल टू रिजेक्ट एच नॉट। और एच नॉट क्या था कि एरर टर्म्स आर होमोसिगडास्टिक, ठीक है, मॉडल के अंदर हेट्रोसिगडास्टिसिटी मौजूद नहीं है, लेकिन हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। वी विल एक्सेप्ट alternate hypothesis means there is heteroscedasticity in your model। तो ये था आपके पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में अपना रिक्वायर्ड रिग्रेशन रन किया और एरर टर्म्स को कैलकुलेट किया। स्टेप 2 में हमने अपनी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को और एरर टर्म्स को रैंक करते हुए डी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, और साथ ही हमने चेक कर लिया कि आइदर वी हैव वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जितनी डी की वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली। देन इन द स्टेज 3 हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई करते हुए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को फाइंड आउट किया, कंप्यूट कर लिया वहाँ पे हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अगर टाइड रैंक हैं तो हमने टाइड रैंक को भी उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास टाइड रैंक है तो टाइड रैंक की प्रेजेंस में जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हमने ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई किया, बट इफ़ देयर आर टाइड रैंक देन योर फार्मूला विल बी सम ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी जितने आपने यहाँ पर डी कैलकुलेट किए हैं उनकी समेशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, डी स्क्वायर, और बाकी फार्मूला जो है वो आपके पास सेम रहेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टाइड रैंक। अदरवाइज अगर आपके पास टाइड रैंक नहीं है देन यू विल अप्लाई दिस फार्मूला टू कंप्यूट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कंप्यूट करने के बाद हमने टी की टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट की विद रिस्पेक्ट टू द गिवन अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है तो आप वो वैल्यू यूज़ करें, अगर आपके पास गिवन नहीं है तो आप खुद से 5% और 10% लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देन इन द स्टेज 5 वी ड्रॉ द कंक्लूजन कि क्या मॉडल के अंदर हेट्रोसिगडास्टिसिटी मौजूद है या नहीं है। इफ़ टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर then we reject the H naught. So these are the simple steps to conduct the Spearman rank correlation to detect the heteroscedasticity. Now we study another method जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट है, और अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट द हेट्रोसिगडास्टिसिटी, दैट इज़ वाइट टेस्ट। वाइट टेस्ट में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है। बाकी स्टेप्स जो हैं वो सेम है जैसे कि हमने प्रीवियस टेस्ट में किए। सो सबसे पहले स्टेप 1 में वी रन द रिक्वायर्ड रिग्रेशन, ठीक है। स्टेप 1 इज सिमिलर, हम अपनी रिक्वायर्ड रिग्रेशन जो है वो रन करते हैं, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस सो ऑन बीटा के एक्स के प्लस एरर टर्म, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड रिग्रेशन है फॉर सिंपल कैलकुलेशन। क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है तो हम इसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, दैट वी हैव बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एरर टर्म, ठीक है। हमने अपनी जो रिक्वायर्ड रिग्रेशन थी कंसिडर किया कि ये हमारी रिक्वायर्ड जो रिग्रेशन इक्वेशन है जिसको हमने जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी कंप्यूट ई एंड ई स्क्वायर, ठीक है। हमने ई को ऑब्टेन किया फ्रॉम द मॉडल, देन वी कंप्यूट ई स्क्वायर, ठीक है। ई को आप मॉडल से ऑब्टेन करेंगे और देन यू कंप्यूट द ई स्क्वायर। यहाँ पर आपकी स्टेज 1 कंप्लीट होती है। देन इन द स्टेप 2 वी रन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन,
ठीक है। यहाँ पर एक्सैलरी इक्वेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू अल्फ़ा थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस अल्फ़ा फोर एक्स टू स्क्वायर प्लस अल्फ़ा फाइव एक्स वन एक्स टू प्लस एरर टर्म, दैट इज़ द एक्सैलरी इक्वेशन। अब वाइट टेस्ट मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट, क्योंकि इससे पहले आपने जितने भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्टडी किए हैं टू डिटेक्ट द हेटेरोस्किडास्टिसिटी, उनमें ये चीज़ मिसिंग है। ठीक है कि इट ऑल्सो हैपन कि जो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स की वजह से हेटेरोस्किडास्टिसिटी मौजूद हो मॉडल के अंदर, डायरेक्ट वेरिएबल के साथ उसका कोई रिलेशनशिप ना हो। इसी तरह इट मे बी पॉसिबल कि हेटेरोस्किडास्टिसिटी अकर्स बिकॉज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। सो दैट इज़ द मेथड जिसके अंदर एक्सैलरी इक्वेशन जो है वो इन सब जो फैक्टर्स हैं इनको एक्सप्लेन करती है कि अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के स्क्वायर्स के साथ है तो भी आपके पास क्लियर हो जाएगा रिजल्ट, प्रोडक्ट के साथ है तो भी ये मेथड ठीक है, अगर सिंपल वेरिएबल्स के साथ है तो भी ये मेथड ठीक है। सो दैट इज़ द एक्सैलरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द वाइट टेस्ट। अब जितने ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, उतनी बड़ी जो है वो आपके पास एक्सैलरी इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, तो आपके पास जो एक्सैलरी इक्वेशन में एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर, देन एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री एक्स टू एंड एक्स थ्री, यानी आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हो जाने हैं। ठीक है, सो अब तो खैर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसमें ये डायरेक्ट जो है एस्टिमेट हो जाती है, तो इस वजह से दैट इज़ नॉट मच प्रॉब्लम नाउ। तो वाइट टेस्ट में हमने देखा कि वी आर क्वाइट एबल to check that either heteroscedasticity occurs because of squares of variables or the products of variables. So that is the auxiliary equation. Then same हम क्या करेंगे, we conduct the LM statistics. LM statistics जो हैं same you have LM is equal to n into r square, from that auxiliary equation n भी इसी का, r square भी इसी auxiliary equation से जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। Then in the stage 4 what we have to do, we have to take the critical region, that is chi square k minus 1, and in the stage 5 we will conduct that if LM statistics जो यहाँ से कैलकुलेट हुए हैं is greater then सॉरी दैट इज़ ऑलरेडी डन। ठीक है, सो दैट इज़ द स्टैटिस्टिक्स आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद इफ़ दैट अकर्स देन यू से एच नॉट कुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्किडास्टिसिटी। ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तकरीबन सेम है, सिर्फ जितने भी आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्टडी किए हैं डिफरेंस आ रहा है उनकी एक्सैलरी इक्वेशंस पे। ठीक है, एक्सैलरी इक्वेशन सबकी डिफरेंट है। अब यहाँ पर वाइट टेस्ट को यूज़ करने का बेनिफिट हमने देखा कि वो ये कि यहाँ पर वी आर क्वाइट एबल टू चेक द रिलेशनशिप ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स विद द एरर टर्म्स। हमारे पास डायमेंशन जो है वो हेटेरोस्किडास्टिसिटी को चेक करने की वो ज़्यादा हो जाती हैं, और एक ही क्वेश्चन में हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, मुख्तलिफ टाइप ऑफ वेरिएबल को जो है वो चेक कर सकते हैं कि आइदर हेटेरोस्किडास्टिसिटी इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आइदर द वेरिएबल्स आर स्क्वायर्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जहाँ पर वाइट टेस्ट के कुछ बेनिफिट्स हैं वहाँ ही वाइट टेस्ट को यूज़ करते हुए कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी हैं इस मेथड के। कि सबसे पहला तो आपने देखा कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दे आर इन द ह्यूज नंबर।
अगर आप देखें अपना स्टैंडर्ड मॉडल, जब आप कोई रिग्रेशन रन कर रहे होते हैं, आप रिसर्च का कोई मॉडल आपने वेरिएबल लिए हुए हैं और आप उस मॉडल को रन करें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू हैव ओनली 1 और 2 वेरिएबल, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रिग्रेशन में वो ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरी इक्वेशन बहुत बड़ी होती जाती है, ठीक है। जब एक्सेलरी इक्वेशन बड़ी होती है यानी नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन ऑक्सिलरी इक्वेशन इंक्रीज्ड, ठीक है। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n माइनस के, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज़ n माइनस के। अगर आपके पास, जैसे हमने देखा कि हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें हमारे पास k की वैल्यू थी 3, तो अगर हम ये कहते हैं कि वी हैव 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 97। लेकिन अगर आप ये देखें कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपके पास कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, नाउ वी काउंट इट अगेन, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन वी हैव 1 2 3 4 5, वी हैव 5 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो we have 100 minus 5, so sorry, k is the number of variables, explanatory variables plus 1, तो यहाँ पे हमारे पास 6 होगा, ठीक है। 6 हो गया तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इट फॉल्स, कम हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक यू हैव 5 और 6 और 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द रिक्वायर्ड रिग्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, फॉल करता जाएगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे फॉल करता जाएगा, जो आर स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ करती जाएंगी, ठीक है, विद द इंक्रीज इन एक्सिस। जैसे जैसे आर स्क्वायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ते जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉल करता जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। जब आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो हमारे मॉडल की जो रिजल्ट्स हैं जिनकी बेस पर हम हेटेरोसिगेडासिटी की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उस मॉडल के रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं होंगे, बिकॉज आर स्क्वायर इज़ वेरी हाई। ओके, इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट आर द सर्टेन इश्यूज दैट आर अटैच्ड विद द एक्सेलरी इक्वेशन। अब वो कहते हैं कि एक्सेलरी इक्वेशन जो है ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसका मतलब है वाई टेस्ट तो जो है वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशन में इसी मेथड में इसका जो सोल्यूशन है वो ये प्रोवाइड किया जाता है कि बजाय इसके कि आप वो एक लंबी चौड़ी सी एक्सेलरी इक्वेशन जो है वो रन करें, आप सिंपल रिग्रेशन जो है वो रन करें, गैमा स्क्वायर नॉट प्लस 1 वाई हैट प्लस वाई हैट स्क्वायर प्लस एरेटम, ठीक है। उस एक्सेलरी इक्वेशन को रन करने से बेटर है कि आप इसको करें, दैट इज़ ईजी टू कंप्यूट, और इसमें आप देखें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप ये मॉडल यूज़ करते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब क्या ये मॉडल और प्रीवियस एक्सेलरी इक्वेशन सिमिलर रिजल्ट्स को शो करते हैं? तो ये देखिए वाई हैट, ठीक है। अब जो वाई हैट है इट इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, यानी आप पहले एक मॉडल को एस्टिमेट करते हैं वाई, और उसी मॉडल से आप वाई हैट को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आप x1 और x2 और x3 जितने आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज़ आप पुट करते जाते हैं, तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वाई हैट जो है वो कैलकुलेट हो जाती हैं। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ वाई हैट इन दिस model covers
the impact of all variables, explanatory variables in model. ठीक है, यानी अगर आपके पास रिजल्ट आ जाता है जी हेट्रोसिगडास्टिसिटी इज कॉज्ड बाय दिस वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि हेट्रोसिगडास्टिसिटी में से स्क्वायर्स और प्रोडक्ट्स वेरिएबल्स निकल गए. ठीक है, इट मीन्स कि जो आपके सिंपल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है मॉडल के अंदर, दे आर कॉजिंग द हेट्रोसिगडास्टिसिटी. ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको देखें तो दैट इज़ द वेरिएबल विच कवर द इम्पैक्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड प्रोडक्ट्स. अब किस तरह से सिंपल आप ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको याद हो, यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो अब देखें जब आप स्क्वायर्स ले रहे होते हैं तो आपके पास स्क्वायर्स भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट टर्म्स भी आ रही हैं. ठीक है, तो दैट वाई हैड स्क्वायर. ठीक है, जब आप अपने रिग्रेशन मॉडल का स्क्वायर लेते हैं तो दैट वेरिएबल कवर्स द इम्पैक्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो instead of regressing the auxiliary equation with a lot of number of explanatory variable, it's far better that you run that auxiliary equation और इसमें आपके पास results पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. जो रिजल्ट्स आपके फर्स्ट एक्सैलरी इक्वेशन देगी वही रिजल्ट आपको ये वाली एक्सैलरी इक्वेशन देगी. ठीक है, सो दैट इज़ द वाइट टेस्ट. आई रिपीट द स्टेप्स. सबसे पहले आपने रिग्रेशन, जो रिक्वायर्ड रिग्रेशन है, आपने उसको रन करना है और वहाँ से आपने एरर टर्म्स ऑब्टेन करते हुए ई स्क्वायर को कंप्यूट कर लेना है. स्टेप 2 में यू हैव टू रन द एक्सैलरी इक्वेशन. अब इसमें एक्सैलरी इक्वेशन डिफरेंट है. दैट एक्सैलरी इक्वेशन इंक्लूड्स स्क्वायर्स एंड प्रोडक्ट्स. अगर आप वो एक्सैलरी इक्वेशन को रन नहीं करें तो आप इस एक्सैलरी इक्वेशन को रन करेंगे. ठीक है, देन यू कंप्यूट द एल एम स्टैटिस्टिक्स. एल एम स्टैटिस्टिक्स आपको पता है दैट इज़ एन इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर और एन दोनों जो है इनका ताल्लुक आपकी एक्सैलरी इक्वेशन से है, वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे. और एट द एंड अगर आपके पास एल एम स्टैटिस्टिक्स को आप कंपेयर करेंगे काई स्क्वायर के टेबल वैल्यू से, एंड इफ़ यू हैव एल एम वैल्यू ग्रेटर देन काई स्क्वायर then you are quite able to reject the heteroscedasticity. So these are the certain methods to detect the heteroscedasticity in your model. आप इसमें से एक या दो या उससे भी ज़्यादा मॉडल्स या आप सारे मॉडल्स लगा कर चेक कर सकते हैं कि आपके मॉडल के अंदर जो अंडर ऑब्जर्वेशन है जिसको आप टेस्ट करें, either it has the disease of heteroscedasticity or not. ठीक है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि अगर मॉडल के अंदर हेट्रोसिगडास्टिसिटी मौजूद है तो हम इसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसको किस तरह से हम मॉडल में से हेट्रोसिगडास्टिसिटी को ख़त्म कर सकते हैं. रेमिडियल मेजर्स जो हैं हेट्रोसिगडास्टिसिटी की, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट लेक्चर. So I hope that you understand well. Thank you so much.